हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज का हमारा टॉपिक है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर ऑलरेडी आ गया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक पार्टी का डोमिनेंस कैसे रहा हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो एक समय था जिस टाइम पे एक पार्टी का डोमिनेंस था। You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. तो अब हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमें एक अंदाज़ा हो गया था कि हाँ, किस तरीके से किन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है हमारी कंट्री उभर के आई थी। हमने पढ़ा था कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे हमारे नेशन को बनाने में, हमारी कंट्री को बनाने में। तो जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे अपनी कंट्री के अंदर नेशन बिल्डिंग के टाइम पे, सेम वही चैलेंजेस दूसरी कंट्री ने फेस किए थे जब वे वहाँ पे जो है क्या कर रहे थे, नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, अपने राष्ट्र को आज़ादी दिला के एक राष्ट्र बना रहे थे। तब उन्होंने जब ये सीरियस चैलेंजेस फेस किए तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकती है, वे अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी उनका पहला क्या है, उनकी पहली प्रायोरिटी है। और डेमोक्रेसी अगर आई उनकी कंट्री में तो डेमोक्रेसी लाने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या था, वे कहते थे कि हमारे लिए पहले यूनिटी ज़रूरी है, हम ये डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बहुत सी कंट्रीज़ थी उन्होंने फ्रीडम मिलने के बाद जब उन्हें कॉलोनियलिज्म से क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई, तो उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को अपनाया। अब इस जो ये नॉन डेमोक्रेटिक रूल था इसने बहुत सारी फॉर्म ली। जैसे कि अगर डेमोक्रेसी की बात के उन्होंने क्या क्या किया, अगर डेमोक्रेसी आ गई तो वहाँ पे क्या आया, वन लीडर का कंट्रोल आ गया। ठीक है, या फिर वन पार्टी का रूल आ गया। ऐसे ऐसे क्या हुआ, इस तरीके से रूल आए उन कंट्रीज़ में। तो जब भी कोई नॉन डेमोक्रेटिक कोई रिज़ाइम जो है कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, लाइक कम्युनिज्म एस्टेब्लिश किया गया या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया, तो वे किस बेस पे करते थे, वे कहते थे कि हम आने वाले टाइम पे डेमोक्रेसी को ले आएंगे अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। अगर एक बार नॉन डेमोक्रेटिक रूल एस्टेब्लिश हो गया तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको हटा के कोई मतलब डेमोक्रेसी को लाना। इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी इससे कुछ अलग नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो लीडर्स थे हमारी इंडिया के, हमारे इंडिपेंडेंट भारत के, उन्होंने इस डिफ़िकल्ट रास्ते को चुनने का सोच लिया था कि हम इस डिफ़िकल्ट रास्ते से ही जाएंगे, हम अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी ही लेके आएंगे। और डेमोक्रेसी आनी थी, अगर नहीं आती तो डेफिनेटली एक सरप्राइजिंग चीज़ होती। क्यों होती, क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल रहा है पूरे इंडिपेंडेंस के दौरान वो किस लिए रहा है, डेमोक्रेसी के लिए ही रहा है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें इस कॉलोनियलिज्म से छुटकारा दिलाओ। तो इसलिए डेमोक्रेसी के अलावा कुछ और कंट्री के अंदर लाना हम नहीं सोच सकते थे। हमारे जो लीडर्स थे उन्हें पता था कि उनको पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपना रोल निभाना है। ठीक है, किस तरीके से वे जो है डेमोक्रेसी के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं इन अ गुड वे। ठीक है, जिससे कि डेमोक्रेसी अच्छे से एस्टेब्लिश कर जाए हमारी कंट्री के अंदर। उन्हें पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते थे। ठीक है, वे क्या देखते थे कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर वे पॉलिटिक्स के अंदर रहेंगे तो वे कुछ अच्छा कर पाएंगे कंट्री के लिए। हर सोसाइटी को अधिकार होता है खुद को गवर्न करने का, ये देखने का कि भाई हमें किस तरीके से गवर्न होना है, किस तरीके से हमें रेगुलेट होना है। तो बहुत अलग अलग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स थे जो कि चूज़ कर सकते थे। तो हमने क्या चूज़ किया, हमने डेमोक्रेसी को चूज़ किया। अलग अलग ग्रुप थे जिनकी अलग अलग डिमांड्स थी। ठीक है, सबकी अलग अलग डिमांड्स थी, सबकी अलग अलग इच्छाएं थी कि भाई कैसे किया जाए, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो भी ये डिफरेंसेस आ रहे थे, इन सब का सिर्फ एक ही आंसर था, वो था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कि कंट्री के अंदर जो भी हो वो डेमोक्रेटिकली हो, कोई अदर फॉर्म गवर्नमेंट की नहीं आनी चाहिए। वाइल कॉम्पिटिशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, हमें पता ही अगर पॉलिटिक्स होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन होना है, पावर के लिए ही तो कंपटीशन होगा। और उनका कहना था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या उसकी जो है क्या पर्पज़ होना चाहिए। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, डिसाइड करना कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और जो भी करना है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना हो। दिस इज़ द रूट ऑफ आवर लीडर्स डिसाइड टू टेक। तो ये वो रास्ता था जो हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया लेने का। क्या रास्ता था, डेमोक्रेसी। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कैसे उसको ड्राफ्ट किया गया था। तो
पता ही है हमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अडोप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया था। और सेम 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, उसको इफ़ेक्ट में लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। अब उस टाइम पे हमारी जो कंट्री थी, ठीक है, वो इंटरिम गवर्नमेंट चला रही थी। तो अब ये ज़रूरी हो गया था कि हमारी कंट्री के अंदर पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई हो, वो गवर्नमेंट हमारी कंट्री के अंदर आए। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे रूल्स थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखे थे, ठीक है। अब क्या था कि नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। अब क्या हो गया था, अब ये ज़रूरी हो गया था कि एक मशीन, एक प्रॉपर मशीन को लाया जाए जो कि कंट्री को अच्छे से गवर्न करे। अब शुरू में क्या हुआ, इनिशियली ऐसा सोचा गया कि ये कुछ समय की बात है, ठीक है, अपना हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ बहुत इजी लग रहा था कि हाँ आसानी से जो है इलेक्शन करा देगी। जो इलेक्शन कमीशन था जो इलेक्शन कराता है, वो कब एस्टेब्लिश किया गया, कब सेटअप किया गया, 1950 जनवरी में, ठीक है, 1950 के जनवरी में हमारे इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया। सुकुमार सेन जो थे वे हमारे पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कंट्री का जो पहले इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, वे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि 1950 में हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब देखा कि ये इतना आसान नहीं है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कंट्री के अंदर, इतना बड़ा जो है हमारी कंट्री का साइज़ है, उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर उन्होंने जो इलेक्शन थे उसके लिए बताया कि भाई हमें डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी। डिलिमिटेशन, जैसे कमीशन भी हमारा डिलिमिटेशन कमीशन, क्या काम होता है उसका, ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, ठीक है, उसकी बाउंड्री को मार्क करना कि इतना एरिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आता है, इतना एरिया जो है एक दूसरी के अंदर आता है। तो ये सब काम किसका होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का। ये सब तो करना ही था, साथ में और क्या करना था, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, लिस्ट प्रिपेयर करनी सिटीजन्स की कि कौन कौन एलिजिबल है वोट के लिए, ठीक है, वोट देने के लिए। अब ये दोनों ही टास्क क्या थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। सब लिस्ट तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क करना, ये दोनों बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम टेकिंग काम था। जब पहला रोल तैयार हुआ, मतलब पब्लिश किया गया, लिस्ट पब्लिश की गई, तो उसमें ये पाया गया कि नियरली 40 लाख जो वुमेन हैं उनके नाम उसमें रिकॉर्डेड नहीं थे उस लिस्ट के अंदर। नाम तो थे लेकिन कैसे थे, वाइफ ऑफ समवन, डॉटर ऑफ समवन, है ना, तो ऐसे नाम लिखे गए थे। अब ऐसे थोड़ा ना होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन था उसने रिफ्यूज़ कर दिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, कहा कि नहीं भाई ऐसे थोड़ा ना चलेगा, उनके रियल नाम आने चाहिए लिस्ट के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर पॉसिबल हो सके इसका लिस्ट का रिवीजन करो, इसको डिलीट करो और दूसरी लिस्ट को तैयार करो। अब पहले जनरल इलेक्शन को तैयार करना एक बहुत मैमोथ एक्सरसाइज, मैमोथ मतलब एक बहुत बड़ी, मैमोथ का मतलब होता है विशाल, यानी कि एक बहुत बड़ा काम था पहले इलेक्शन की तैयारी करना। अब तक इतनी बड़ी स्केल पे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, इतना बड़ा कंट्री का साइज़ है, इतनी बड़ी स्केल पे अब तक पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। ये फर्स्ट टाइम था कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स जो थे वो वोट दे रहे थे और 3200 MLAs जो है इलेक्ट होने के लिए कंपटीशन कर रहे थे, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे थे। और 489 मेंबर्स जो थे लोकसभा की सीट के लिए क्या कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे। और जो हमने ये बात की 17 करोड़ जो एलिजिबल वोटर्स थे, इनके सिर्फ सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये आ गई थी कि सिर्फ 15% लोग ही जो थे लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, 15% पीपल क्या थे, पढ़े लिखे थे। तो इसलिए जो इलेक्शन है उसने सोचा कि भाई लोग बागों को खुद नहीं पता कि उन्हें कैसे वोट देनी है, कैसे क्या करना है, तो उन्होंने कुछ स्पेशल मेथड अपनाया वोटिंग का। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को इलेक्शन कराने के लिए ट्रेनिंग्स दी, ठीक है, कि कैसे इलेक्शन कराना है, कैसे वोट डलवानी है, ये इन सब चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी गई। जो पहला जनरल इलेक्शन था उसके आगे सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी थी वो तो ये थी कि हमारी कंट्री के ज़्यादातर लोग पुअर थे और इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी का हम टेस्ट कर रहे थे एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे ना तो रिच लोग हैं ना जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं।
तो ये एक टेस्ट था। इसको हम टेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी मतलब जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है एग्जिस्ट करती है, वे सब क्या थी, प्रोस्पेरस कंट्रीज़ के अंदर ही थी। जैसे कि यूरोप के अंदर हो गई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हो गई, ठीक है। वहाँ पे हर बंदा जो था लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। अब इस टाइम तक जो बहुत सी कंट्रीज़ थी यूरोप की, उन्होंने औरतों को अधिकार नहीं दिया था वोटिंग का, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या था, हमारी कंट्री ने एक्सपेरिमेंट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, हर किसी को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। ऐसा नहीं था कि मैन को दे दिया, वुमेन को नहीं दिया, या फिर जिसके पास लैंड है उसको दे दिया और लैंडलेस को नहीं दिया। जी नहीं, हर किसी बंदे को हमारे यहाँ पे क्या दिया गया, वोटिंग का अधिकार दिया गया। और डेफिनेटली जब ये डिसीज़न लिया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक बोल्ड और रिस्की डिसीज़न था बहुत ज़्यादा। एक इंडियन एडिटर थे, उन्होंने कहा था कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल है, सबसे बड़ा जुआ है जो कि लगाया गया है। एक ऑर्गेनाइज़र नाम की एक मैगज़ीन थी, उसने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जो है कन्फेस करेंगे इस फेलियर को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो उन्होंने किया है, वे इस फेलियर को देखेंगे कि ये कैसे फेल हुआ है। एक ब्रिटिश मेंबर थे सिविल सर्विसेज के, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो आने वाला टाइम है एक एनलाइटन एज होगी, और वो देखेगी जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगी कि कैसे एक जो है बेतुका मजाक किया गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। इतने ज़्यादा इलिटरेट लोगों की जो वोट है वो देखेगी, कैसे इलिटरेट लोगों ने वोट डाली थी। अब जो इलेक्शन थे वे 2 बार पोस्टपोन हो गए थे। फाइनली वे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हेल्ड कर, और जो ये इलेक्शन है इनको हम 1952 के इलेक्शन कहते हैं। हुए तो स्टार्ट अक्टूबर 1951 से थे, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारे जो पहले जनरल इलेक्शन थे वे कब हुए थे, 1952 के अंदर हुए थे। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के मतलब ज़्यादातर बंदों ने ज़्यादातर हिस्सों में जनवरी 1952 को ही क्या दी थी, वोटिंग की थी। सबसे ज़्यादा वोटिंग तभी की थी। अब इस चीज़ में जो भी ये सब कुछ हुआ, इसमें क्या लग गई, 6 महीने लग गए कैंपेनिंग करने में, पोलिंग करने में, ठीक है, और काउंटिंग करने में वोट्स की। और जो इलेक्शन थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। क्यों थे, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो है एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट जो थे इलेक्शन लड़ रहे थे। जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही एनकरेजिंग था, क्योंकि जितने एलिजिबल वोटर्स थे उनमें से हाफ लोगों ने तो जो है जिस दिन वोट पड़ी थी उस दिन ही क्या कर दिया था, वोट दे दी थी जिस दिन इलेक्शन हुए थे। अब जब जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसको फेयर माना गया कि मतलब जब बहुत फेयर तरीके से हुआ है। इवन जो लूज़र्स थे जो कि इस इलेक्शन के अंदर क्या थे, हार गए थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ बहुत ही फेयर तरीके से क्या हुआ है, इलेक्शन हुए हैं। और इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट ये किया गया इंडिया के अंदर, इसने सब क्रिटिक्स को जितने भी खिलाफ थे उन सबको क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ठीक है, पोल्स कराए और ये साबित हुआ कि जितने भी क्रिटिक्स थे वे सब क्या हुए, इंडिया के एक्सपेरिमेंट को लेकर जितने भी कहते थे कि ये जो है मजाक है, रिस्की है बहुत ज़्यादा, उन सब का क्या हो गया, बोलती बंद हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसने भी क्लेम किया कि देयर इज़ यूनिवर्सल एग्रीमेंट, ठीक है, कि जो इंडियन पीपल है उन्होंने खुद से जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट क्या रहा, सक्सेस रहा, और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर नोट किया जाएगा कि हाँ एक टाइम था जब ऐसा हुआ था, इतने पुअर लोग थे, इतने इलिटरेट लोग थे, और वहाँ पे ये डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट क्या रहा, सक्सेसफुल रहा था। जो ऑब्जर्वर्स थे, ठीक है, इंडिया के बाहर बैठ के जो देख रहे थे इंडिया के इलेक्शंस को, वे भी बहुत इम्प्रेस हुए कि वाओ, मतलब ऐसा हो गया, इंडिया मतलब एक पुअर कंट्री है, एक लिटरेट लोग वहाँ पे है, तो कैसे मतलब ये सक्सेसफुल हो गया। सब लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और जो जनरल इलेक्शन थे 1952 में वो एक लैंडमार्क बन गया हिस्ट्री के अंदर। और अब ज़्यादा समय तक ये आर्ग्यू नहीं रहा कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उनको हम पॉवर्टी की कंडीशन में, या फिर जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे हेल्ड नहीं करा सकते। अब ऐसा कोई आर्ग्यू नहीं रहा है। अब ये प्रूव हो गया था कि जो डेमोक्रेसी है उसको हम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ल्ड में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।